Hello and welcome to my YouTube channel Economics for Everyone। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 10th चैप्टर बजट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अ ब्रीफ अबाउट कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड we already discussed that purpose will decide ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, तो कोई भी कंट्री का बजट जो होता है उसमें एक पर्पस से गवर्नमेंट जो है वो अलोकेट करती है फंड्स को, ओके, जिससे कंट्री का एक फ्यूचर ग्रोथ जो है, प्रिडिक्शन जो है वो किया जाता है। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डीप रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता है एंड कैपिटल रिसिप्ट होता है। सबसे पहले हम रेवेन्यू रिसिप्ट आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिसिप्ट्स होता है, एक तो टैक्स रिसिप्ट्स, देन सेकेंड इज नॉन tax receipts. This non-tax receipts we are going to discuss later on, जिसमें बहुत सारे आते हैं कि भाई फीस, फाइन्स, लाइसेंस फीस, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, वो सब जो है वो सरकार की एक आवक की होती है, इनकम है। ओके, लेकिन वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, हर साल कंफर्म नहीं है कि इस साल इतना आया, इस साल अगर 5,000 करोड़ आया तो हर साल 5,000 करोड़ आने ही वाला है। Not like that. So these all are kind of receipts are considered as revenue receipts, जो हर साल कंफर्म नहीं होता कि इतना तो आने ही वाला है। ओके, एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू allocate that revenue receipts to run the administration, कि ये जो जितना रेवेन्यू रिसिप्ट होगा उस हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट करेगी कि यहाँ से इतना पैसा देश को चलाने के लिए आया और यहाँ पे देश को चलाने के लिए इतना खर्च होगा। तो ये जो रेशियो जो है रेवेन्यू रिसिप्ट का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, दिस इज द मोस्ट जुडिशियसली मैनेज्ड। इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है सर। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की कंपेरिजन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है then it is difficult to manage, तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। इज इट क्लियर? सो टैक्स रिसिप्ट्स, तो सबसे पहले टैक्स रिसिप्ट यहां पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स, इनकम टैक्स, देन वेल्थ टैक्स, देन कॉर्पोरेट टैक्स। These all are the considered as direct taxes. डायरेक्ट टैक्स का एक टर्मिनोलॉजी क्या है? It is directly imposed to a particular person, जिसके ऊपर वो impose होता है, he has to pay to the government. This is his this is his personal responsibility to pay the tax. आपको लिखना क्या है डायरेक्ट टैक्स में? First, it is imposed on a particular person individually. It is each and everyone's prime responsibility to pay the tax to the government on his or her income. Another thing is what? There is no any direct proportion that this much of tax revenue generated and this much of social welfare will be done by the government. There is no any fixed proportion. Then most important is what? Every year it is going to be change or differ in fiscal policy. गवर्नमेंट हर साल जो है इसमें चेंज करती है। इज दैट क्लियर? टैक्स स्ट्रक्चर में, इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में चेंज होता है।
बहुत साल पहले क्या था, 0 to 50,000 नील था। हमारे इंडिया में टैक्स स्लेब रेट के हिसाब से डाला जाता है। स्लेब रेट बहुत ही अच्छा है। स्लेब रेट से क्या है कि एक ऐसी इनकम कि से फॉर एग्जांपल कि कोई किसी का इनकम 0 to 50,000 है, 50,000 तक का इनकम है, तो 50,000 तक का इनकम उसके ऊपर नील टैक्स था कि उनको टैक्स पे ही नहीं करना है। ओके, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को जैसे लगा कि भाई वी वांट टू सपोर्ट मिडिल क्लास पीपल, तो वो 0 to 50,000 था, वो 0 to 1,50,000 किया, यानी कि 0 to 1,50,000 का जिनका इनकम है उनको नील टैक्स पे करना है। उसके बाद सरकार को फिर से देखा कि भाई महंगाई बढ़ जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स हम ज्यादा डालेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, तो उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1,50,000 से 0 to 2,50,000 तक का नील टैक्स रखा है। आज क्या है, 0 to 5 लाख तक का नील है, मींस कि 5 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको टैक्स पे नहीं करना है। उससे ज्यादा जैसे इनकम होता है इमीडिएटली उसका एक स्लैब होता है, 0 to 5 लाख नील, 5 लाख 1 to 6 लाख 10%, इस तरह का पूरा। तो ये डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स में आता है। वेल्थ टैक्स, जैसे आपका प्रॉपर्टी बढ़ता है, आप नए नए प्रॉपर्टी खरीदते हो, आपका इनकम बढ़ा, आपने प्रॉपर्टी खरीदा तो उसके ऊपर टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स। देन कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनीज के ऊपर जो टैक्स डाला जाता है। सो ऑल दिस इज इन डायरेक्ट टैक्स, इट इज नॉट पास ऑन टू अदर्स। ये जो है वो किसी और के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो ये सब जो है आपको पेपर में पॉइंट्स वाइज लिखना है। Then indirect tax. So indirect tax are GST, goods and service tax. Then VAT on petrol. Many a times ये आप पढ़ते हो, लेकिन फिर भी वाइवा के टाइम पे आपको याद रखना है कि पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं होता, पेट्रोल के ऊपर वैट होता है। इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं, इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि वाई पेट्रोल के ऊपर वैट क्यों है, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस है। लोग जो है अपने हिसाब से जो है वो कहते हैं ना, अगले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट अपने हिसाब से देना शुरू कर देते हैं विदाउट हैविंग इंफॉर्मेशन, विदाउट हैविंग नॉलेज। तो ये एक मेरा ट्राई भी है, मेरा प्रयत्न है छोटा सा कि लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज हो, लोगों को सही बात पता चले। तो आप शेयर भी कर सकते हो ये सब इंफॉर्मेशन। ओके, तो जीएसटी, वैट ऑन पेट्रोल, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स का टर्मिनोलॉजी क्या है? इट इज passed on to the final consumer. Say for example, if I am manufacturing this product, मैं अगर मार्कर पेन मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, ओके, तो सरकार ने इसके ऊपर जीएसटी जो है वो इंक्रीज किया। से फॉर एग्जांपल 5% था तो अब 10% रखा है, 5% इंक्रीज हुआ है। ओके, तो 10% हुआ तो इमीडिएटली व्हाट विल आई डू? आई एम गोइंग टू पास ऑन दिस टू फाइनल कंज्यूमर। तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे इसका प्राइस बढ़ जाएगा इमीडिएटली क्या हुआ, मुझे टैक्स रेवेन्यू के हिसाब से जो है, मुझे जो सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स डाला है मार्कर पेन के ऊपर, मैंने कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया। आई पास ऑन टू फाइनल कंज्यूमर, एंड फाइनल कंज्यूमर को प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज इनडायरेक्ट टैक्स विल इंक्रीज prices of commodities. Many a times indirect tax बढ़ने से inflation भी बढ़ता है। This is the effect. Is that clear? ये क्या है? इफेक्ट है। कोई भी कंट्री में जब भी कोई टैक्स डाला जाता है, एट दैट टाइम इट विल बी अ ग्रेट अप्रोर। जैसे हमारे यहाँ पे सिरामिक इंडस्ट्री है, तो सिरामिक इंडस्ट्री में जब भी जीएसटी का स्ट्रक्चर सेट हुआ तो इमीडिएटली ईच एंड एवरीवन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट कि भाई इतना सारा आपने टैक्स डाला है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर आपको 3 महीने के बाद हम देंगे। After 3 months that revised tax structure was designed कि हम पहले तो देखेंगे कहां पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, नेगेटिव इंपैक्ट को हम सॉल्व करके फिर से नया
जीएसटी स्ट्रक्चर जो है वो सेट करने वाले हैं। लाइकवाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टिल दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे लोग जो है दे सेज दैट कि जैसे सरकार ने जीएसटी का रेट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ाया है, बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज द प्राइसेस ऑफ रेडीमेड गुड्स इंक्रीजेस। बहुत सारे रिटेल व्यापारी जो है, मर्चेंट्स जो है, जो कपड़े का धंधा लेके बैठे हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई इतना महंगा अगर हो जाएगा देन कस्टमर विल थिंक ट्वाइस टू परचेज, जिससे क्या है हमारी बिक्री पे प्रश्न आता है। एंड यू मे बी ऑब्जर्व दैट आफ्टर इंक्रीजिंग द जीएसटी ऑन टेक्सटाइल, अब उसमें नेचर है कि आप रेडीमेड है या तो फिर एक कपड़ा है, आप जो टेलर को देने के लिए जो कपड़ा पहले खरीदते हो उसके ऊपर अलग से कुछ जीएसटी रेट है, और जो रेडीमेड गारमेंट्स में आप डायरेक्टली पीटर इंग्लैंड या कोई भी ब्लू क्लब या कोई भी कहीं ब्रांडेड शोरूम से परचेस करते हो उसके ऊपर भी जीएसटी जो है वो डिफरेंट रेट पे चलता है। सो लाइकवाइज व्हाट हैपेंड कि इसका इफेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट महंगाई के फॉर्म में आता है। अब गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट वांट्स टू जनरेट द टैक्स रेवेन्यू। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ज्यादा जनरेट नहीं करेंगी, हाउ द कंट्री विल डेवलप? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, फ्री एजुकेशन देना है, कॉलेज तक एजुकेशन हमें फ्री करना है, हेल्थ सेक्टर में हमें बहुत सारे बदलाव चाहिए, तो ये सब करने के लिए हमें इतना सारा पैसा चाहिए। फ्रॉम वेयर वी विल जनरेट द टैक्स रेवेन्यू? सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट विल फाइंड द वे कि we are find out the new sources of generating tax revenue, ऐसे sources जहां से जनता को भी तकलीफ ना हो, और तकलीफ होती है तो कम होनी चाहिए। and we will generate the tax revenue generate करने के बाद we are going to allocate that tax revenue to the particular sector and we achieve the objective। likewise country जो है वो आगे बढ़ता है। पी चिदम्बरम साहब जब थे एट दैट टाइम उन्होंने टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सर्विस टैक्स डाला था। सर्विस टैक्स, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस थे कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं था, एंड दे फाइंड आउट कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहां पे कोई टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो वो जो शादियों में जो मंडप सर्विस होती है ना, मंडप सर्विस के ऊपर भी टैक्स डाला, तब तक टैक्स नहीं था। ओके, जैसे ही सरकार ने वो टैक्स डाला, इमीडिएटली मंडप सर्विस वालों का जो है उन्होंने दे पास ऑन दिस टैक्स टू फाइनल कंज्यूमर। जैसे ही उन्होंने पास ऑन कर दिया फाइनल कंज्यूमर के ऊपर, तो शादियों में जो मंडप वगैरह लगवाते हैं उसके वो जो महंगा हो गया। समझ में आया? लाइकवाइज होटल, ट्यूशन क्लासेस, इन सब के ऊपर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको टैक्स पे करना है। सो दिस इज व्हाट द सर्विस टैक्स डालने के बाद जो है दे जनरेट ह्यूज चंक ऑफ रेवेन्यू, एंड देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग ए फ्री एजुकेशन। Then they also allocate that to generate the employment opportunities and all that। तो एक प्रिडिक्शन ऐसा था, इकोनॉमिस्ट सब जो है उन्होंने बोला था कि भाई इस तरह से अगर टैक्स डाला जाएगा तो होगा क्या, देन वैल्यू एडेड टैक्स, वैट भी उन्होंने डाला था। ओके, सर्विस टैक्स एंड वैट। अब वैट से क्या होता था कि भाई वैल्यू एडेड टैक्स से महंगाई बढ़ जाएगी, जो भी प्रोडक्ट्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, फूड प्रोडक्ट्स वर बिकम मोर डियरर। अगर फूड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो कंट्री में क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी। ओके, मिडिल क्लास पीपल कैन नॉट अफोर्ड, एंड दैट इज वाई सरकार ने दूसरा स्टेप क्या लिया, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स पे रिलीफ डिक्लेयर किया। मीन्स की जो इनकम टैक्स 0 to 50,000 नील था, 0 to 1 लाख, वो 0 to 3 लाख तक का नील कर दिया, 0 to 3,50,000 तक का नील कर दिया कि आपको आपकी इनकम के ऊपर इतने इनकम तक आपको टैक्स पे नहीं करना है। यानी कि जो पहले 3 लाख की इनकम पे टैक्स पे करते थे, अब उनको टैक्स पे नहीं करना है। Is that clear? So likewise they balanced
the whole economy. Is that clear? Okay, so now the next point is आपको डायरेक्ट टैक्स में क्या लिखना है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखना है, वो हमने डिस्कस किया. ओके, अब नेक्स्ट जो होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. टैक्स रिसिप्ट इज ऑलरेडी डिस्कस. अब नॉन टैक्स रिसिप्ट, तो नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या होगा? नॉन टैक्स रिसिप्ट में सबसे पहले फीस, कोई भी फीस होता है कि भाई से फॉर एग्जांपल आपको कोर्ट फीस पे करना पड़ता है. ओके, कोई भी पर्टिकुलर आरटीओ जो है आप लाइसेंस निकलवाते हो तो उसका फीस जो है वो आपको पे करना पड़ता है. इन दैट फॉर्म द गवर्नमेंट जनरेट द रेवेन्यू. ओके, तो ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है कि वो टैक्स नहीं है, वो एक फीस है जो नॉर्मल रेट होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ईच एंड एवरी वन हैज़ टू पे. ऐसा नहीं है कि आप रिच क्लास से बिलोंग करते हो तो आपको इतना पे करना है, मिडिल क्लास से करते हो तो आपको इतना कम पे करना है. नो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन द फीस हैज़ टू बी पेड बाय ईच एंड एवरी वन. ओके, देन लाइसेंस एंड परमिट फीस. जैसे कोई गन का लाइसेंस लेता है या तो फिर व्हीकल का लाइसेंस लेता है, 4 व्हील 2 व्हील. ओके, ट्रक का ड्राइवर जो है वो लाइसेंस लेता है तो उसके ऊपर जो भी टैक्स पे किया जाता है वो जो है वो टैक्स मीन्स कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट. तो ये जो है वो लाइसेंस इश्यू करवाने के लिए जो भी आप फीस पे करते हो वो इसमें आता है. देन स्पेशल असेसमेंट. यस, स्पेशल असेसमेंट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है. इफ योर वेल्थ इज इंक्रीजेस बियॉन्ड अ लेवल. ओके, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी मेरे वीडियोस देखते हो, ओके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि आपकी इतनी इनकम बढ़े कि आपके वहाँ पे जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आके स्पेशल असेसमेंट करे कि भाई इनका इनकम जो है वो कितना है, तभी तो हमारा कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, अदरवाइज तो ये जीडीपी कैसे बढ़ेगा. इज इट क्लियर? तो स्पेशल असेसमेंट जो है वो ऐसा है कि जैसे ही आपका इनकम एक लेवल से बढ़ता है, इमीडिएटली योर इनकम, योर सोर्सेस ऑफ इनकम विल बी असेस्ड कि आपका इनकम, आपने जो भी टैक्स पे किया है वो सही है, आपको अभी भी कितना ज़्यादा टैक्स पे हो सकता है. ओके, इफ the income of any particular person is from different sources. देखो, मैं थोड़ा डीप आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि 5 सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं. सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी. ये 5 सोर्स को डिवाइड किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि ये 5 सोर्सेस में से इनकम होता है. ओके, सो फ्रॉम हाउ मेनी सोर्सेस यू आर अर्निंग इनकम, दैट विल बी असेस्ड. ये जनरली नहीं होता, ये एक बियॉन्ड लेवल जब आपका इनकम होता है तब जाके, मीन्स कि 1, 2, 3 करोड़ में आप जब अर्न करते हो पर मंथ, एट दैट टाइम स्पेशल असेसमेंट टैक्स विल बी एनालाइज्ड. ओके, बिजनेस में भी आता है स्पेशल असेसमेंट. देन एस्टेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था अगले वाले वीडियो में. एस्टेट मीन्स व्हाट? से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एक्स पर्सन है, ओके, उसका कोई नेक्स्ट जनरेशन में नहीं है, उनका प्रॉपर्टी एज इट इज है. नोबडी इज नेक्स्ट in his or her family will be the owner. Okay, blood relation में कोई नहीं है. Okay, तो वो सब प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ पे जाता है? That particular property will be owned by government. तो वो जो भी पैसा जो है या तो फिर जो भी प्रॉपर्टी है, that will be controlled and managed by the government. So this is what estate.
Then fines and penalties. Yes, fines and penalties कि आप if you are not obeying some rules and regulations and because of that reason you will be penalized, so that is also considered as non-tax revenue receipts. आप में से कहीं से ऐसे लड़के होंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स जो है वो आप डिसओबे करके निकल जाते हो बाइक पे, लाइसेंस भी नहीं होता. ओके, मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस. सो डोंट लाइक दैट कि आप जितना भी रूल्स वगैरह हम ओबे करेंगे उतना कंट्री के लिए अच्छा होगा एंड व्यवस्था जो है वो मेंटेन होगी. सो डिसओबेयंस ऑफ सम ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, वॉट एवर फाइन्स एंड पेनल्टीज are going to be paid, that is considered under non-tax receipts. Then gifts and grants. Yes, gifts and grants. कंट्री को गिफ्ट मिलती है, कंट्री को ग्रांट भी मिलता है, फॉरेन कंट्री से हम भी देते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि हम भी देते हैं. ओके, तो ये सब जो है वो नॉन टैक्स रिसिप्ट में आता है. बिकॉज ऑफ सम रीजन, से फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंट्री में कोई फ्लड आता है या तो फिर कंट्री में कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, सो एट दैट टाइम जो भी मिलता है दैट गिफ्ट एंड ग्रांट्स जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है. देन इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो भी बहुत ही कम है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मीन्स हाउ मेनी PSUs आर देयर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर देयर. ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, देन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बेल, देन हिंडाल्को. ये जितने भी कंपनीज है ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है. ओके, तो यहां से जो भी इसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट में नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ओके, दूसरा जो है, मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंड दैट इनकम फ्रॉम charges to be paid by the company if they will not follow any kind of rules and regulations in repayment of debenture and all that. अगर कोई कंपनी जो है वो डिबेंचर का फंड जो है वो टाइम पे रीपेमेंट नहीं करती या कोई भी केस कंपनी को ऊपर डाला जाता है तो कोर्ट में जो भी उनको पेनलाइज्ड होते हैं वो जो फीस वगैरह जो है ऑल दैट फॉरफीचर होता है बॉन्ड वगैरह, सो उसमें जो है जो भी उनको पे करना है दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ये सब जो है ये सोर्सेस है रेवेन्यू रिसिप्ट्स के हैं. हमने टैक्स रिसिप्ट डिस्कस किया, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट डिस्कस किया. ओके, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसिप्ट. थैंक यू वेरी मच.